हेलो एवरीवन, योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूज़र ट्रेनिंग। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने कन्वर्जन देखे, कन्वर्जन के मेथड्स देखे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी यूज़र ट्रेनिंग। तो वो कहता है कि यूज़र को ट्रेन करना, यानी कि ट्रेनिंग ऑफ यूज़र क्या है, आपके सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी आप कोई भी न्यू सिस्टम लाते हो तो जो भी उससे एसोसिएटेड या वर्कर्स हैं, यूज़र्स हैं, उनको ट्रेन करना कि वो सिस्टम किस हिसाब से ऑपरेट होगा, मेंटेन होगा, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज़ बनाते हो आप, तो ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज़ में आपका क्या क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि किन यूज़र को आप ट्रेन करोगे, हु इज़ बीइंग ट्रेन एंड हु विल ट्रेन दैम, कौन उन्हें ट्रेन करेगा। ठीक है, तो अभी एनालिस्ट को इंश्योर होना चाहिए कि कोई भी एनीवन हुज वर्क इज़ अफेक्टेड, जिसका काम अफेक्ट करेगा नए सिस्टम को, उस सबको प्रॉपरली ट्रेनिंग देनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट कहता है एलिमेंट्स ऑफ यूज़र ट्रेनिंग। यूज़र ट्रेनिंग के आपके 4 एलिमेंट्स होते हैं। देखो, सबसे पहला है आपका ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, कि आपका जो भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके गोल क्या है, क्योंकि गोल यही जो आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे वही डिसाइड करेंगे कि आपकी ट्रेनिंग किस हिसाब से आगे प्रोसीड कर रही है। यानी कि उसमें आपको ये सब सेट करना पड़ेगा कि किन लोगों को, वर्कर्स को या फिर आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको, यूज़र्स को आपको ट्रेन करना है। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए जो भी आपके लोग हैं, यानी कि जो भी पीपल हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उन सबको आपको ट्रेन करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग में ये देखते हो कि कितना टाइम आपको हर ट्रेनिंग के ऊपर देना है। ठीक है, क्या क्या आपके ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी आपके ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके ग्रुप में आप उन्हें डिस्कस करते हो और वो क्लियरली सबको पता होने चाहिए। ठीक है, आपकी जो भी ट्रेनिंग है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप ऑपरेटर्स के बारे में बता रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, और जैसे कोई मशीन के बारे में बताना है तो उसकी बेसिक नॉलेज, उसके जो भी उसके छोटे छोटे क्या होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी उसके अंदर टेक्निक यूज़ होती है, तो उसकी आपको पूरी प्रॉपरली और कंप्लीट ट्रेनिंग देनी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका एलिमेंट है वो होता है ट्रेनिंग मेथड, कि वो कहते हैं कि हमें पता है कि हर यूज़र और ऑपरेटर अलग होता है ना, और हर यूज़र और के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड लगाने पड़ते हैं ताकि उन्हें प्रॉपरली समझ में आए। ठीक है, तो कई बार हमें ये जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनका कितना एक्सपीरियंस है पास्ट में, और कितना उनका बैकग्राउंड है, कैसा है। ठीक है, जिससे आप उनके बारे में अच्छे से जान सकते हो। ठीक है, उसके बाद कहता है कि कुछ यूज़र ऐसे होते हैं जो देख के ही चीज़ों को सीख जाते हैं। कुछ यूज़र्स ऐसे होते हैं जो सुन के चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, समझ जाते हैं, और कुछ करने से, लर्निंग बाय डूइंग, करने से वो क्या समझते हैं, ट्रेनिंग अच्छे से समझ पाते हैं, करके वो इजीली समझ पाते हैं। ठीक है, तो कौन सी टेक्निक आपको कौन से यूज़र पे लगानी है, तो ये भी आपको क्या होनी चाहिए, बेस्ट पॉसिबल वे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका थर्ड एलिमेंट ट्रेनिंग साइट, कि ट्रेनिंग साइट भी एक बहुत अच्छा एलिमेंट होता है किसी भी यूज़र को अच्छे से ट्रेन करने के लिए। यानी कि जो आपकी ट्रेनिंग साइट है वो आपके ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव पे, कॉस्ट पे और अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो लार्ज कंप्यूटर वेंडर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो तो आपकी ऑफ साइट लोकेशन भी क्या कर सकती है, मैनेज कर सकती है, जिसमें आपके ऑपरेटेबल इक्विपमेंट्स होंगी, यानी कि ट्रेनिंग एनिमेटेड मशीन्स वगैरह होती हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट इक्विपमेंट्स होंगे जिसके चार्ज नहीं होते, इजीली उन पे उन्हें ट्रेन कर सकती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ऑन साइट ट्रेनिंग देती हैं, यानी कि जब आपको क्या करना हो, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनर्स को ट्रेन करना हो, तब आप ऑन साइट ट्रेनिंग दे सकते हो। तो वो कहते हैं कि ऑन साइट यानी कि जब आप देख रहे हो कैसे काम हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है, ये बहुत एडवांटेजियस होता है यूज़र्स के लिए, क्योंकि वो देख के अच्छे से उस पूरे इक्विपमेंट को, सिस्टम को समझते हैं कि वो कैसे ऑपरेशन कर रही है, कैसे फंक्शनल है। ठीक है, तो वो कहता है कि आप क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग साइट्स छोटी छोटी सेटअप भी कर सकते हो, जैसे किसी होटल में या किसी गार्डन वगैरह में, और अच्छे से यूज़र को ट्रेनर प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रेनिंग मटेरियल, की इसमें अब देखते हैं कि ट्रेनिंग करते वक्त हमें क्या क्या ट्रेनिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है।
जैसे आपके मैनुअल्स हो गए, ठीक है, हैंड रिटन हो गए, या फिर कंप्यूटराइज्ड हो गए, ट्रेनिंग केसेस हो गए, या फिर आपकी बुकलेट्स हो गई, तो किस हिसाब से आप ट्रेनिंग दोगे, डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में दोगे या डेमोस्ट्रेट करके दिखाओगे, पीपीटी की फॉर्म में दिखाओगे, ऑनलाइन ट्यूटोरियल से समझाओगे किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए, ठीक है। और वो कहते हैं कि कुछ आपके जो वेंडर्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो क्या करती हैं, वेबसाइट भी बना देती हैं जिसमें आपके पास उस सिस्टम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और एक FAQ यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का भी पार्ट होता है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट ले सकते हो एंड अपने क्वेश्चन के आंसर्स वहाँ से पा सकते हो। मतलब कि आप उसमें अपने फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस कर सकते हो और वहाँ से आंसर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 क्या थे, ट्रेनिंग के एलिमेंट्स थे। नेक्स्ट कहता है ट्रेनिंग एड। वो कहता है कि देयर आर सेवरल यूज़र ट्रेनिंग एड, यानी कि सेवरल बहुत सारे आपके यूज़र को ट्रेन करने के तरीके प्रोवाइड हैं। वो क्या क्या हैं? सबसे पहला, आप कैसे यूज़र को ट्रेन कर सकते हो, बाय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड सेमिनार्स। आप क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम और सेमिनार को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, यानी कि आप एक सेमिनार कंडक्ट कर सकते हो, उसमें आप यूज़र्स को इनवाइट कर सकते हो। तो जितना यूज़र्स लर्न करेंगे, यानी कि जितना यूज़र्स सुनेंगे देखेंगे, वो बेटर समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मोस्टली आपका जो भी प्रोग्राम्स और सेमिनार्स कंडक्ट करता है एनालिस्ट, वो आपके क्या होती है, बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं यूज़र को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि मैनी यूज़र्स लर्न बेस्ट बाय सीइंग एंड हियरिंग्स। देख के और सुन के कई यूज़र्स बहुत अच्छा ट्रेन हो जाते हैं, समझ पाते हैं। नेक्स्ट है वेबसाइट, कि आप वेबसाइट यानी कि आप क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर पैकेज का यूज़ करके भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की हेल्प से क्या कर सकते हो, यूज़र को ट्रेन कर सकते हो। आपके कुछ फीचर्ड पेजेस होते हैं जैसे कि FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर्स। तो इसमें क्या होता है, द आंसर टू विच कैन बी डाउनलोडेड एंड प्रिंटेड। आपने क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर आपको वहाँ पे मिलेगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, दैन ईजिली समझ सकते हो, रीड कर सकते हो। नेक्स्ट तरीका है ट्रेन करने का, वो है यूज़र मैनुअल्स। तो वो कहते हैं ये यूज़र मैनुअल क्या होती है, एक ट्रेनिंग गाइड होती है जिसमें आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है कि कैसे आपका न्यू सिस्टम ऑपरेट होगा और कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो उसके अंदर क्या क्या आपकी स्पेसिफिकेशन होती है, क्या क्या आपके पॉइंट होते हैं। सबसे पहला तो होता है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। हार्डवेयर से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरतें हैं उनका डिस्क्रिप्शन होता है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इंस्टॉल कैसे करोगे, अनइंस्टॉल कैसे करोगे, वो प्रोसीजर, स्टार्टिंग, रनिंग, टर्मिनेटिंग प्रोसीजर, इनपुट आउटपुट स्क्रीन फॉर्मेट होते हैं, मेन्यू सब मेन्यू होते हैं, डाटा फाइल्स, प्रोसीजर्स टू एग्जीक्यूट ईच मेन्यू ऑप्शंस, और आपकी गाइडलाइंस होती हैं सिस्टम को ऑपरेट करने की। स्पेशल चेक्स भी होते हैं, सिक्योरिटी मेजर्स, यानी कि आपके एरर्स की लिस्ट भी होती है और कैसे उन्हें डीबग करना है, ये सारी डिटेल आपके यूज़र मैनुअल्स में लिखी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हेल्प स्क्रीन। तो कहते हैं हेल्प स्क्रीन क्या होता है, हेल्प स्क्रीन्स आर यूजफुल एड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द यूजर इन ऑपरेटिंग द सिस्टम। दे प्रोवाइड ऑनलाइन हेल्प टू द यूजर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द सिस्टम। हेल्प स्क्रीन का मतलब है कि अगर आप किसी सिस्टम को रन कर रहे हो तो ऑनलाइन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है हेल्प की, तो वो आपको ऑनलाइन स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं उस पर, यानी कि उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ईजिली यूज़र को ट्रेन कर सकते हो। यानी कि आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हो और आपको किसी पॉइंट पे, किसी फेज़ पे, पार्ट पे आपको नहीं पता कि इसका क्या यूज़ है, कैसे मैं आगे प्रोसीड करूं, तो आप हेल्प स्क्रीन की मदद से क्या कर सकते हो, ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट है डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी में क्या होता है, आपके हर डाटा एलिमेंट का मीनिंग प्रोवाइड होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग केसेस। ट्रेनिंग केसेस में क्या होता है, यूजर्स आर असाइंड टू वर्क थ्रू अ केस दैट इनकॉर्पोरेट मोस्ट ऑफ द कॉमनली एनकाउंटर्ड इंटरेक्शंस विद द सिस्टम। इसमें क्या होता है, आपके टेस्ट केस बनाते हैं और उसमें आपके जो वर्क हम असाइन करते हैं यूज़र्स को, उस केस के थ्रू ही असाइन करते हैं और उस केस में आपके मोस्टली यानी कि वो मटेरियल हम डालते हैं जिसमें सिस्टम के साथ आपकी ज़्यादा एनकाउंटर हो, ज़्यादा इंटरेक्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जॉब एड। तो कहते हैं जॉब एड में क्या होता है, इट कम्युनिकेट एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्टेन जॉब्स। वो सर्टेन जॉब्स के बारे में आपको एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है। इट टेक्स ए नंबर ऑफ फॉर्म्स। इसमें आपके बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
आपके फ्लो चार्ट हो सकते हैं किसी भी यूज़र को हेल्प करने के लिए, यानी कि एरर फाइंड आउट करने के लिए, हैंडल करने के लिए। आपके वॉल चार्ट्स हो सकते हैं जिसमें आपका प्रोसेस कैसे रन करना है उसका सिस्टमैटिक इलस्ट्रेशन हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है। और आपके कलर भी हो सकते हैं, कलर टू आइडेंटिफाई पीस ऑफ हार्डवेयर, कि आपने कौन सा हार्डवेयर यूज़ करा है उसके लिए आप डिफरेंट कलर्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या था आपके ट्रेनिंग एप्स। तो ये कुछ ट्रेनिंग के तरीके थे जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यूज़र तक अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग पहुंचा सकते हो, उन्हें ट्रेन कर सकते हो एक न्यू सिस्टम को अच्छे से इम्प्लीमेंट और ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू या फिर सिस्टम इवैल्यूएशन। यानी कि देखो आपने इम्प्लीमेंट कर लिया है, उसके बाद ये क्या होता है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका जो भी रिव्यू आता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिस्टम इवैल्यूएशन या फिर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। तो वो कहता है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू इज एन इवैल्यूएशन ऑफ अ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट टू विच द सिस्टम अकम्प्लिशेस स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्चुअल प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्सीड इनिशियल एस्टिमेट। यानी कि ये एक इवैल्यूएशन है सिस्टम का मूल्यांकन है कि किन किन टर्म्स में। एक तो आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि सिस्टम के जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे हुए हैं या नहीं, इन चीज़ का इवैल्यूएशन करते हो। दूसरा, जो स्टार्टिंग में हमने सिस्टम की कॉस्ट निर्धारित करी थी कि इतना बजट में हमारा सिस्टम बन जाना चाहिए, एक्चुअल में आपका प्रोजेक्ट उतने में बन गया है या नहीं, या फिर उसने वो कॉस्ट एक्सीड करी है। तो इन सब चीज़ों का रिव्यू करना, इवैल्यूएशन कहलाना क्या कहलाता है आपका पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। तो कहते हैं कि जो आपका ये पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, ये कौन लोग करते हैं, ये वो लोग करते हैं जिनका अपना अलग इंडिपेंडेंट, अपना अलग से व्यू पॉइंट होता है, जिनकी अपनी अलग सोच होती है। यानी कि ये वो लोग होते हैं जो सिस्टम के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में उनका कोई रोल नहीं होता, जो आम लोग होते हैं ना यूज़र्स, जिनका सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता, ना तो उसके डेवलपमेंट में, ना मेंटेनेंस में, ना इम्प्लीमेंटेशन में, और इनकी अपनी अलग सोच होती है, वो लोग आपका पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम ये सिस्टम इवैल्यूएशन करते हैं तो नॉर्मली ये जो पॉइंट्स हैं हम उनको कंसीडर करते हैं, ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला होता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हम परफॉर्मेंस देखते हैं कि आपका जो भी नया सिस्टम है वो पुराने सिस्टम के कंपैरिजन में कितना एफिशिएंट है, कितना बेटर है, कितनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है। उसके बाद जो भी रिजल्ट आते हैं हम डॉक्यूमेंट करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट के फॉर्म में उसको डिस्क्राइब करते हैं और फिर हम मेंटेनेंस ग्रुप के पास उसको भेज देते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस में क्या करते हैं, हम कॉस्ट को एनालाइज करते हैं कि जो भी हमने एस्टिमेट करी थी कॉस्ट डिफरेंट फेजेस में, वो उसी हिसाब से क्या मैच हो रही है एक्चुअल कॉस्ट से, या फिर वो ओवर बजट हो रही है या कम हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हम फाइंड आउट करते हैं और क्या उसके रीज़न है ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट से भी ज़्यादा होने के, और क्या कारण है कि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, किस फेज़ में बढ़ रही है, तो वो सारा एनालाइज करते हैं इसके अंदर कॉस्ट एनालिसिस में। नेक्स्ट है टाइम एनालिसिस। टाइम एनालिसिस में क्या करते हैं, हम टाइम को एनालाइज करते हैं, वेदर द टाइम एस्टिमेटेड डन फॉर द वेरियस फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि जो भी हमने टाइम एस्टिमेट लगाया था डिफरेंट फेजेस में, जैसे कि आपकी बिगिनिंग फेज़ में अलग, प्लानिंग फेज़ में अलग, वो मैच करती है आपके एक्चुअल टाइम से। यानी कि मैंने ये लगाया था, सपोज़ करो आपके स्टार्टिंग फेज़ में आपके 1 घंटा लगेगा, सेकंड फेज़ में आपका 2 घंटा लगेगा, तो वो टाइम हम फिर मैच करते हैं कि एक्चुअल उसको, ये तो मैंने एस्टिमेट लगाया ना कि फ़र्स्ट फेज़ में 1 घंटा लगेगा, फिर जब वो फर्स्ट फेज़ रन हुआ, कंप्लीट हुआ, तो एक्चुअल उसको कितना टाइम लगा, भाई 1 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है, 1 घंटे से कम भी लग सकता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, मैच करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो टाइम एनालिस्ट हैं वो हेल्प करते हैं कि अगर आपका जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसके क्या रीज़न है। ठीक है, तो इससे हम टाइम को एनालाइज करते हैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू में। नेक्स्ट है यूज़र सेटिस्फेक्शन। तो यूज़र सेटिस्फेक्शन में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वेदर जो भी आपका न्यू सिस्टम है वो यूज़र को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, वो सिस्टम लोगों के लिए, यूज़र के लिए कितना यूज़फुल है, उनकी रिक्वायरमेंट को कितना फुलफ़िल कर रहा है, कितना उनकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है, यानी कि पूरा कर रहा है। नेक्स्ट है हार्डवेयर रिव्यू प्लान। हार्डवेयर रिव्यू प्लान में क्या होता है कि जो भी आपका न्यू सिस्टम है उसके हार्डवेयर को भी हम रिव्यू करते हैं, यानी कि जो भी आपकी CRT स्क्रीन है या जो भी सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क है, हम उसका भी रिव्यू देते हैं। ठीक है, तो जो भी उसका आउटकम आता है इस इवैल्यूएशन का, वो डिफरेंस बताता है कि क्या तो एक्सपेक्टेशन थी और क्या एक्चुअल में रिजल्ट ऑब्टेन हुए हैं। अगर रिजल्ट कम है, रिजल्ट में डिफरेंस कम है, यानी कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अचीव कर चुका है गोल को, और अगर उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो हमें फिर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू प्लान। तो कहते हैं द रीज़न फॉर डेवलपिंग अ डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू प्लान इज टू एवेलुएट द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन कंपाइल्ड टू डेट एंड इट्स कन्फॉर्मिटी विद द प्री एस्टेब्लिश्ड डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड। वो कहता है कि डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू प्लान करने की ज़रूरत क्या पड़ी, ताकि हम ये इवेल्युएट कर सकें कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट है हमने करी है, वो कितना एक्यूरेट और कितना कंप्लीट है, और जो भी हमने पहले से डॉक्यूमेंटेशन के प्रोटोकॉल्स, जो भी स्टैंडर्ड्स फॉर्मेट बनाया हुआ था, उसके हिसाब से वो कितना फिट बैठता है और कितना कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ वो उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो हम इसका भी रिव्यू देते हैं। नेक्स्ट है ईज़ ऑफ मॉडिफिकेशन। ईज़ ऑफ मॉडिफिकेशन मतलब कि विच अ सिस्टम कैन बी मॉडिफाइड टू इनकॉर्पोरेट द सजेस्टेड चेंजेस इज एन ऑल्सो इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू जज द क्वालिटी ऑफ द सिस्टम। ईज़ ऑफ मॉडिफिकेशन का मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, यानी कि अगर मैंने आपको कोई भी फीडबैक दिया, कोई भी रिव्यू दिया कि उसमें ये सजेस्ट किया कि आपको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है अपने सिस्टम में, तो आप वो नया सिस्टम कितने अच्छे तरीके से उसको, कितनी ईजिली उसको मॉडिफाई कर पाता है, तो ये भी आपका क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। और इस पैरामीटर से कई बार आप अपने सिस्टम की क्वालिटी भी जज कर पाते हो। जितना ज़्यादा अच्छा ईज़ ऑफ मॉडिफिकेशन होगा उतना बेटर आपका सिस्टम होगा। नेक्स्ट है फेलियर रेट। तो कहते हैं कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ सिस्टम है वो आपके फेलियर रेट पे डिपेंड करती है। अगर बार बार आपका सिस्टम फेल हो रहा है तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी बेकार है, और अगर फेलियर रेट कम है, कम फेल होता है, तो यानी कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो सिस्टम है, उसकी क्वालिटी क्या है, बेटर है। ठीक है, ठीक, तो ये क्या था, अगर आपका जो भी फेल्स बार बार अकर हो रहे हैं, तो यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे वो सक्सेसफुली पूरे नहीं हुए हैं। इट डज़ नॉट, द सिस्टम डज़ नॉट मीट द ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली, और इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका डिज़ाइन है इट इज़ अ पुअर डिज़ाइन, बेकार डिज़ाइन है। तो ये क्या था आपका पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सिस्टम मेंटेनेंस। अब तक हमने सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन किया है, इम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद करने के बाद आपको उसका रिव्यू भी आपने देख लिया। अब लास्ट फेज़ क्या बचता है कि उसको आपके नए सिस्टम को मेंटेन करना। ठीक है, ये आपका लास्ट फेज़ है SDLC साइकिल का। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।